नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला की नेशनल असेंबली में संबोधन। आज भारतीय समुदाय के साथ बैठक और स्वागत समारोह में होंगी शामिल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बनेगा सहकारिता क्षेत्र में सुधार और सशक्तिकरण के लिए नया रोड मैप। नई दिल्ली में शुरू होने वाले कोऑप कुंभ 2025 में देश विदेश से प्रतिनिधि और विशेषज्ञ होंगे शामिल। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयार। चुनाव आयोग शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात। अमेरिका में शटडाउन पर गतिरोध खत्म होने की उम्मीद। अमेरिकी सीनेट ने सरकार की फंडिंग बहाल करने वाले विधेयक को आगे बढ़ाया। और आकाश चौधरी ने क्रिकेट जगत में बनाया नया रिकॉर्ड। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठोके लगातार 8 छक्के। सिर्फ 11 गेंद में पूरी हुई हाफ सेंचुरी। और आपको बता दें कि देश में अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए एजेंसियां जांच में जुटी हुई है और इस बीच लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गुजरात एटीएस के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी साजिशों का पर्दाफाश करते हुए फरीदाबाद में छापेमारी कर एक कश्मीरी डॉक्टर मुजाहिल शकील के घर से 300 किलोग्राम RDX, AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया है। और आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात एटीएस ने रासायनिक जहर से हमले की योजना बना रहे एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। गुजरात एटीएस की माने तो अहमद मोयुद्दीन सैयद एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए RICIN नाम का विस्फोटक जहर बना रहा था। अहमद मोयुद्दीन इस जहर पर लंबे समय से काम कर रहा था। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। और अब नजर कुछ अन्य खबरों पर भी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं। पहले चरण की यात्रा में वो अभी अंगोला में हैं, जहां आज उनका नेशनल असेंबली में महत्वपूर्ण संबोधन होने वाला है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगी और स्वागत समारोह में शिरकत करेंगी। इन कार्यक्रमों के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बोत्सवाना के लिए रवाना होंगी। ये दौरा भारत और दोनों अफ्रीकी देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में अंगोला के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में भोज भी आयोजित किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला की यात्रा पर हैं, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और इसके साथ साथ रात्रि भोज का आयोजन भी राष्ट्रपति के सम्मान में हुआ। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत के कमिटमेंट को दिखाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंगोला भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंगोला की यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगोला की राजधानी लुआंडा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लोरेंको भी उपस्थित रहे। इसके बाद दोनों देशों के प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने रिफाइनरी के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति जताई। दोनों देशों ने हवाई सेवा समझौते को बढ़ाने पर भी सहमति जताई। मत्स्य पालन और समुद्री कृषि के क्षेत्र में भी समझौते हुए। भारत अंगोला के ऑयल एंड गैस का एक
प्रमुख बायर है। हमारी ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला के साथ लॉन्ग टर्म परचेज कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की इच्छुक है। भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला में ऑनशोर और ऑफशोर अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की भी इच्छुक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला की 50वीं स्वतंत्रता और इसके अलावा कुछ अन्य सामान जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरनकॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो हाँ ही वॉज वर्किंग इन अल्फिला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इनके लॉकर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है। देखिए ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी जो अभी फरार है, हाँ उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी JNDP पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? हमारा ही वाज अ फिजिशियन थे। सर ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ? देखिए मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है। अभी इसके अंदर आगे काम काफी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो है ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये है कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप। एक रूम था जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है। सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर एक बार दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर बरामदगी दोबारा बताइए। मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैरनकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैरनकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है।
और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया। RDX वाली जो बात आ रही थी वो नहीं। हाँ, RDX वाली बात गलत है, इट इज नॉट RDX। AK-47 वाली सर इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैरेनकॉफ असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी तो बरामद हो गया सर, बहुत सारी डिटेल्स है, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी, मैं बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट। कब से रह रहा था यहाँ पर? फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर की अभी प्रेस वार्ता आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि पिछले 15 दिनों से जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के माध्यम से, और जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक डॉक्टर को पकड़ा गया है, साथ ही साथ उनके कौन कौन से ऐसे उनके साथ सामग्री बरामद की गई है उसकी जानकारी साफ तौर पर देते हुए कमिश्नर उन्होंने बताया कि हालांकि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वक्त नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि आतंकी गतिविधियों में और कौन कौन लोग लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उनकी भूमिका को भी देखना बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि वो सजग हो जाएं, और इसीलिए उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया और बताया कि किस तरह से आतंकी गतिविधियों को लेकर के पुलिस और ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया है इस गतिविधियों को रोकने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब से थोड़ी ही देर में नागालैंड के कोहिमा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और विधायक भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है नीति, प्रगति और जनता, परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल CPA इंडिया रीजन जोन 3 पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जहां वो क्षेत्रीय चुनौतियों पर चर्चा करके साझा समाधान तलाशते हैं। ये मंच आर्थिक विकास, नीतिगत मुद्दों जैसे विषयों को कवर करता है और पूरे क्षेत्र के लिए एक मजबूत एवं एकजुट आवाज विकसित करने में मदद करता है। ये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, संसदीय सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचा विकास तथा एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे विशेष क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी DPSU के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री ने DPSU द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विकास के महत्व, निर्यात एवं स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। पिछले 10 सालों में 16 DPSU द्वारा शोध एवं विकास में कुल 30,952 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अब इसकी गति को दोगुना करने के लिए अगले 5 सालों में लगभग 32,766 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अक्षय ऊर्जा पर स्वयं नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। ये रिपोर्ट रक्षा उत्पादन विभाग में सभी 16 DPSU की ऊर्जा दक्षता प्रैक्टिस को संकलित करने का पहला प्रयास है। रुक करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का, क्योंकि दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। 20 जिलों की 122 सीटों पर कल मतदान होना है और इसके बाद सभी की निगाहें होंगी 14 नवंबर के आने वाले नतीजों पर। यहां एनडीए और महागठबंधन दोनों के कई प्रमुख नेताओं का भविष्य अब दांव पर है। दूसरे चरण की बात की जाए तो यहाँ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिले में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की टीम ने इन क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम, पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया गया। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चिन्हित मतगणना हॉल और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
दूसरे चरण के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 1650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी प्रत्येक जिले में भेजी गई हैं ताकि हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। इस चरण में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी बूथ हैं। दूसरे चरण में कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से भय मुक्त मतदान संभव हो सके। दूसरे चरण में यानी कि कल 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों में से 24 सीटें सीमांचल क्षेत्र की हैं, जो इस बार के चुनाव में सबसे अहम मानी जा रही हैं। सीमांचल को लेकर सभी बड़े गठबंधन और ओवैसी की पार्टी AIMIM अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि सत्ता की कुंजी इस बार सीमांचल से ही निकलने वाली है। सीमांचल के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले आते हैं। पूर्णिया और कटिहार में 7-7 विधानसभा सीटें हैं, अररिया में 6 सीटें हैं, जबकि किशनगंज में 4 सीटें। इस क्षेत्र में कई बड़े नेताओं की साख दांव पर है, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी यहाँ की राजनीति में प्रमुख रूप से उठाया जा रहा है। बाढ़ यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर साल नदियों के उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। यहाँ के करीब 80% लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं, जो बाढ़ के कारण अक्सर नुकसान उठाते हैं। फिर भी हाल के वर्षों में सीमांचल में विकास की गति तेज हुई है। पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण, सड़कों का विस्तार और नई परियोजनाएं इस क्षेत्र के बदलते स्वरूप की गवाही दे रही है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी की तरफ से लगाए गए उन आरोपों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से कई विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिले के शीर्ष चुनाव अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कराई गई और सभी आरोप को निराधार पाया गया। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी फुटेज की फीड का डिस्प्ले 2 जगह पर लगाया गया है, एक नियंत्रण कक्ष में और दूसरा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए। नियंत्रण कक्ष में लगा टीवी डिस्प्ले लगातार चलता रहा और राजनीतिक दलों के लिए बने स्थल पर 5 विधानसभा में से एक महनार विधानसभा का टीवी डिस्प्ले स्क्रीन ऑटो टाइम आउट होने के कारण कुछ देर के लिए बंद हो गया, जिसे जल्द ही चालू भी कर दिया गया था, लेकिन सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बिना किसी बाधा के लगातार चालू रहा। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को तथ्यहीन करार दिया है। गौरतलब है कि बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कोषांग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गयाजी के गांधी मैदान में रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रंगोली के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में संदेश दिया गया। रंग बिरंगी आकृतियों और नारों के जरिए हर वोट की कीमत बताई गई और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर नागरिक से वोट देने की अपील की गई। कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, स्थानीय कलाकारों और सामाजिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर रंगों के जरिए मतदान अवश्य करें, इस बात का संदेश दिया। और मधुबनी में मिथिला पेंटिंग के जरिए मतदाताओं से मतदान की अपील की गई है। इस पेंटिंग को बनाने वाली छात्राओं से बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। आपको सुनवाते हैं। बिहार के चुनावी सफर में हम हैं मधुबनी में और मिथिला चित्रकला संस्थान में इस वक्त मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे लोक कला की। आज चुनावी बात नहीं होगी, लोक कला की बात होगी। ये जो पेंटिंग है जो आप लोगों ने बनाई है, आप तीनों ने मिलकर, क्या संदेश दे रही है? हम जानते हैं लोकतंत्र का महापर्व छठ महापर्व, तो इसको आपने छठ महापर्व से जोड़ा है, लोकतंत्र के महापर्व को, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं, बताइए। इस पेंटिंग में के द्वारा यह बताया गया है कि जैसे बिहार में छठ महत्वपूर्ण है, ये हमारे बिहार का महापर्व में से गिना जाता है, वैसे ही लोकतंत्र का महापर्व इलेक्शन होता है। तो जैसे हम छठ में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, हिस्सा अपनी भागीदारी इसमें व्यक्त करते हैं, वैसे ही इलेक्शन में भी हम अपनी भागीदारी व्यक्त कर सकते हैं। और ये मिथिला चित्रकला संस्थान में
मधुबनी में एक और पेंटिंग है। छठ में लोग आए थे तो वो सब रुक गए वोट के लिए, जो भी बाहर से आए हुए थे या जो गांव में भी रहते हैं। यहाँ छठ पर्व ख़त्म होता है 27 से 28 को, यहाँ से पूरा वो श्रेणी जाता है और 11 को हमारे इधर हमारे मधुबनी जिला में है मतदान, तो उसके लिए सब वहीं से लाइन बाय लाइन सब मतदान के लिए आ रहे हैं मतदान केंद्र में। बड़ा शानदार संदेश आप लोगों ने इस पेंटिंग के जरिए दिया है। वोटिंग है हम लोग का, तो वो दर्शाएं इस पेंटिंग के जरिए कि छठ जैसे महापर्व है वैसे वोटिंग भी एक महापर्व के तौर पे हम लोग मना सके और उसे मनाएं और अपना वोट दे और एक अच्छा सरकार बनाएं। बहुत खूबसूरत तरीके से ये पेंटिंग बनाई गई है जिसमें ये छठ मनाते हुए लोग हैं और यहाँ से तारीख बताई गई 11 नवंबर को मधुबनी में मतदान होना है 10 विधानसभा में और ये मतदान केंद्र दर्शाया गया है। तो यानी जो भी जिन्होंने भी छठ मनाया है उत्साह से, वो उसी उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। कि छात्राएं ये अपील कर रही हैं दूसरे चरण के मतदाताओं से कि वो उसी उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें जिस उत्साह से छठ महापर्व मनाया गया है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मधुबनी। और वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गायघाट विधानसभा क्षेत्र के सखौरा पटसारा गांव में शंकर पासवान की पीट-पीटकर हत्या के मामले में अब राजनीतिक रूप आ गया है। इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हत्याकांड का जिक्र करते हुए आरजेडी को घेरा है। चिराग पासवान ने इस हत्याकांड के लिए राजद समर्थकों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन से ये भी आग्रह किया है कि वो इस मामले में दोषियों की पहचान कर शीघ्र एक्शन ले। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, 0 इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच MDH। के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार और AIMIM पर बंगाल की हिंदू लड़कियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंदी संजय कुमार का कहना है कि पश्चिम बंगाल की नाबालिग हिंदू लड़कियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनका शोषण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों ने ओल्ड हैदराबाद की रहने वाली पश्चिम बंगाल की हिंदू लड़कियों के शोषण पर आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि ओल्ड हैदराबाद AIMIM के प्रभाव वाला इलाका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ड्रग रेप रैकेट वाले गिरोह की ओर से नाबालिग बच्चियों को साजिश करके पहले तो नशीले पदार्थों की लत लगवाई जाती है और फिर उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। पीड़ित लड़कियों की मानसिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। बंदी संजय कुमार का कहना है कि जब परेशान माता पिता पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुराने शहर की पुलिस जांच करने से इनकार कर देती है।
और इसी के चलते एक मामले में तो पीड़िता के माता पिता ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पुलिस पर इस गिरोह से मिली भगत करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य का खुफिया तंत्र सैकड़ों नाबालिग जिंदगियां बर्बाद करने वाले इस खूंखार गिरोह पर शांत है। उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा हिंदू सुरक्षा दस्ता बनाकर एक बड़ा विरोध मार्च निकालेगी और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस दौरान अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जिम्मेदार होंगे। रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। यहाँ के बदलते मौसम के चलते शिमला समेत अन्य पर्यटन स्थलों में सैलानियों की आमद में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर्यटक न केवल शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं बल्कि यहाँ की ऐतिहासिक विरासत भी देख रहे हैं। वहीं सैलानियों को बेसब्री से शिमला में बर्फबारी का इंतजार रहता है। अच्छा है, पहली बार आया हूँ यहाँ शिमले में। अब तक तो हम घूमे हैं, वहाँ गए थे एडवांस इंक सिटी जो है बिल्डिंग, वहाँ पर गए थे पहले, अभी यहाँ है मॉल रोड। तो फिलहाल तक तो अच्छा एक्सपीरियंस है सब। रोड्स बहुत अच्छी बन गई है, डबल लेन बन गई है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि ईजी हो गया। पहले तो हम सोचते थे बहुत लंबा ट्रिप होगा, लेकिन अब ये है कि रोड्स इतनी अच्छी हो गई है, वन डे ट्रिप हो जाता है। प्लस यहाँ माल रोड में भी अगर हम एक बार राउंड ले लेते हैं तो इनफ है। एक तो अट्रैक्शन है अजीब सा, एक तो यहाँ कूल लगता है, बहुत बढ़िया है घूमने को, पब्लिक बहुत अच्छी है, घूमते हैं हम, आ जाते हैं, बस सिंगल डे ट्रिप मारते हैं, सुबह आते हैं रात को वापस। शिमला में मैम अच्छा है, वेदर काफी अच्छा है यार, अब स्नो की चादर सभी जगह लग जाती है तो उसका नज़ारा अलग ही होता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में सरदार 150 एकता मार्च का उद्घाटन किया। एकता मार्च हर वर्ग के लोगों में भाग लिया, तो इस एकता मार्च में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। सेंट्रल से जो निर्देश आया है कि 150 जो जन्म वार्षिकी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, उनको लेके बहुत सारा प्रोग्राम अभी पूरा देश भर हो रहा है। त्रिपुरा में भी उस हिसाब से जैसे निर्देश आया है, यूथ एंड स्पोर्ट्स के तरफ से आज जो पदयात्रा यहाँ पर हो रहा है, इसी को मैसेज देने के लिए आज हम लोग सब इकट्ठा हुए और लंबा पदयात्रा होगा। अब ज्यादा हापनिया तक चलेगा ये। भारतीय सेना ने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत रण और क्रिक सेक्टर में एक्सरसाइज ब्रह्मशीरा का आयोजन किया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में तीनों सेनाओं के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ ने भी भाग लिया। अभ्यास के दौरान नागरिक प्रशासन के सहयोग से स्थल, समुद्र और हवा में संयुक्त युद्ध क्षमताओं का परीक्षण और सत्यापन किया गया। अभ्यास के दौरान नए सैन्य ढांचे, उन्नत तकनीकों और अनुकूलनशील युद्ध क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया गया। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने जा रहे उपचुनाव के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी और नाम वापसी 15 नवंबर को। एमसीडी उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले राजधानी की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने 12 वार्ड में से 8 जगह महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। बात स्वच्छता अभियान की। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालय और विभागों से कबाड़ की बिक्री पर करीब 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये राशि चंद्रयान 3 के बजट से भी ज्यादा है। साथ ही इस स्वच्छता अभियान से करीब 232 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस भी फ्री हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक 2 से 31 अक्टूबर तक चले इस अभियान में करीब 29 लाख फिजिकल फाइल्स को हटाया गया। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2021 में हुई थी और तभी से सरकार ने कबाड़ और उपयोग से बाहर हो चुके सामान को बेचकर लगभग 4100 करोड़ रुपए कमाए। स्वच्छता अभियान के पिछले चरणों के दौरान 137 लाख से ज्यादा पुरानी फाइलों को हटाया गया और 11,58,000 दफ्तरों की सफाई भी की गई। 3 वरिष्ठ मंत्री मनसुख मांडविया, के राम मोहन नायडू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पूरे अभियान की निगरानी की है।
सऊदी अरब ने भारतीय हज तीर्थयात्रियों के लिए 1,75,25 कोटों को मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब के हज एवं उमराह मंत्री तौफिक बिन फवजान अल रबिया के साथ सफल द्विपक्षीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने साझा की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि ये भारत सऊदी अरब संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी चर्चाओं ने सभी हज यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और संतुष्टिदायक यात्रा सुनिश्चित की है। ये निर्णय दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। COP30 समिट से जुड़ी खबर आपको बता दें, ब्राजील की मेजबानी में बेलिम शहर में आज से जलवायु परिवर्तन पर 30वां सम्मेलन COP30 शुरू हो रहा है। ये सम्मेलन 10 से 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये सम्मेलन देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ब्राजील के बेलिम में आग्रह किया कि हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाकर स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। COP30 में हिस्सा लेने के लिए विश्व भर से नेता, प्रतिनिधि और जलवायु विशेषज्ञ एकत्र हो रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए उपायों पर चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव COP30 में भाग लेने के लिए ब्राजील में रहेंगे। COP30 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की वार्षिक बैठक है। इस सम्मेलन में 190 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल क्लाइमेट फाइनेंस, नई तकनीक और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेगा। ये सम्मेलन 10 से 21 नवंबर तक ब्राजील के बेलिम शहर में आयोजित किया जाएगा। ब्रिटेन के पब्लिक ब्रॉडकास्टर BBC को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को एडिट करने के विवाद के बाद बड़ा झटका लगा है। इस मामले में चैनल के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज़ डेबोरा टर्नेस ने रविवार को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। मामला 6 जनवरी 2021 के ट्रंप भाषण से जुड़ा हुआ है, जिसे BBC के प्रमुख प्रोग्राम पैनोरमा में एडिट करके प्रसारित किया गया। इसमें भाषण के 2 हिस्सों को जोड़कर ऐसा दिखाया गया कि उन्होंने कैपिटल हिल दंगों को प्रोत्साहित किया हो, जिससे भाषण का असली संदर्भ बदल गया। इससे पहले व्हाइट हाउस ने BBC की आलोचना करते हुए इसे प्रोपेगेंडा मशीन करार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर टेलीग्राफ की खबर साझा करते हुए BBC के पत्रकारों को भ्रष्ट और बेईमान बताया है। उन्होंने भ्रष्ट पत्रकारों को उजागर करने के लिए टेलीग्राफ का आभार भी जताया। इसके साथ ही लिखा कि ये लोग ईमानदार नहीं हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की। ट्रंप ने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर बताया। इस पूरे मामले के बाद BBC की पत्रकारिता एक बार फिर सवालों में है। अमेरिकी इतिहास के अब तक के सबसे लंबे शटडाउन का अंत अब करीब है। अमेरिकी सीनेट में संघीय वित्त पोषण को बहाल करने का विधेयक पास हो गया है। रिपब्लिकन के साथ साथ डेमोक्रेट्स ने भी बिल के पक्ष में मतदान कर ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत दी है और अब इसे लेकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बिल को लेकर मतदान होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के विधेयक पर हस्ताक्षर होंगे। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन की शुरुआत हुई थी, जो अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन था। 40 दिन के इस शटडाउन ने अमेरिका को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। फिलीपींस में पिछले सप्ताह आए तूफान कालमेगी से अभी लोग उभर भी नहीं पाए हैं कि अब वहां सुपर तूफान फंगवोंग ने दस्तक दे दी है। सुपर टाइफून फंगवोंग के कारण तेज बारिश हो रही है, जिससे फिलीपींस के समुद्र तट विशाल लहरें उठ रही हैं। तूफान से भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए फिलीपींस सरकार ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ राहत कार्य टीमों की तैनाती की गई है।
कनाडा के टोरंटो में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पूरा शहर सफेद चादर में लिपट गया। टोरंटो के मशहूर सीएन टावर, नाथन फिलिप्स स्क्वायर और अन्य ऐतिहासिक स्थलों को बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। लोग परिवार के साथ बर्फबारी का आनंद लेते हुए इन नज़ारों को तस्वीरों में कैद कर रहे हैं। पहली बर्फबारी को स्थानीय लोग सर्दियों के आगमन का स्वागत मानते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा और इससे शहर में सर्दी का असर और भी बढ़ जाएगा। तो सुहाने मौसम का आनंद भी लिया जा रहा है। देख रहे हैं आपकी छोटे छोटे बच्चे बर्फ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं और लोग इन्हें तस्वीरों में कैद कर रहे हैं। तो कनाडा के टोरंटो का ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, जहां मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी का आनंद बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई ले रहा है। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है, उसमें विज्ञान सबसे बड़ा इंजन बन गया है। हर नई खोज इंसान को आगे बढ़ाने के साथ साथ शांति और विकास की राह भी दिखा रही है। इसी सोच को सम्मान देने के लिए हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस, ताकि हम याद रखें कि विज्ञान सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि जीवन, विकास और शांति की आधारशिला है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जिसे हम विश्व विज्ञान दिवस के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत यूनेस्को ने साल 2001 में की थी। इस दिन का मकसद है विज्ञान के जरिए समाज में शांति, विकास और जागरूकता को बढ़ावा देना, यानी विज्ञान को सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि इंसानियत से जोड़ना। और भारत इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। न्यू इंडिया के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष में चहलकदमी करती ये तस्वीर दरअसल विज्ञान के साथ चहलकदमी करते नए करोड़ों युवाओं के कल्पना में समाये हिंदुस्तान की दमदार तस्वीर थी। भारत ने विज्ञान को देश के विकास की धुरी ही नहीं बनाया है, बल्कि विज्ञान को आम मानव के जीवन को आसान बनाने का प्रभावी हथियार भी बनाया है। सरकार की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति की वजह से आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, AI मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन जैसे कार्यक्रम आज देश के युवाओं को शोध और नवाचार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन पर 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि देश में चिप बनाने का मजबूत सिस्टम तैयार किया जा सके और भारत को चिप हब बनाकर प्रौद्योगिकी निर्भरता कम की जा सके। यही नहीं, भारत अब अपने यात्री विमान खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर SJ-100 यात्री विमान का निर्माण करेंगी। प्रौद्योगिकी के साथ यंग इंडिया की ताकत हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिली थी, जिसमें दुश्मन को धूल चटाने के लिए एक भी जवान बैरक से बाहर तक नहीं निकला। प्रौद्योगिकी के साथ सशस्त्र बलों के शौर्य ने एक बार फिर दुश्मन को घुटने पर ला दिया।
भारत में इसरो विज्ञान का सबसे चमकता सितारा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बना। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसरो अब इंसान को अंतरिक्ष भेजने वाला गगनयान मिशन चंद्रयान 4 और स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया में भारत की पहचान इनोवेशन लीडर के तौर पर हो रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की रैंकिंग में भारत लंबी छलांग लगाते हुए 38वें नंबर पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में सुधार का मतलब है कि भारत में नए विचार, स्टार्टअप्स और शोध लगातार बढ़ रहे हैं। विज्ञान का असली मतलब सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि जिज्ञासा है। वो जिज्ञासा जो हर बच्चे, हर शोधकर्ता और हर नागरिक में होनी चाहिए, क्योंकि अब विज्ञान आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है। विश्व विज्ञान दिवस हमें यही याद दिलाता है कि विज्ञान ही विकास है और विकास ही शांति का रास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबर के माध्यम से आपको अयोध्या लिए चलते हैं, क्योंकि योगी सरकार अयोध्या के गुप्तार घाट के पास भव्य रामायण थीम पार्क का निर्माण करा रही है। पार्क में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण और अंगद सहित रामायण के प्रमुख पात्रों की विशाल मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। इसके साथ ही रावण की 25 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र होगी, जिसे राम रावण युद्ध मुद्रा में स्थापित किया जाएगा। ये थीम पार्क राम मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट पर बन रहा है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम यहीं से परम धाम गए थे। श्री राम जी के जन्म से लेके और रावण वध तक ये इसमें सारी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, जो कि म्यूरल लगाया जा रहा है। और इसमें यही सब दिखाया जा रहा है कि उनका मतलब जो है जो मेन रोल था हमारा रामायण में, वो मेन चीजों की मूर्ति बनाई गई है और वही लगाया जा रहा है। यहाँ पे पार्क ये बनाया जा रहा है, बहुत खूबसूरती के साथ बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया जारी है। एक तरफ 7,66,37,529 मतदाताओं में से अभी तक 5.15 करोड़ मतदाताओं तक एनुमरेशन फॉर्म पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पार कर बांग्लादेश भाग रहे हैं सैकड़ों घुसपैठिए। अब तक कई घुसपैठियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। इस बीच भारत सरकार और चुनाव आयोग की पश्चिम बंगाल को लेकर जो चिंताएं थी, वो अब कहीं न कहीं सच साबित हो रही है। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया लागू होने के बाद हड़कंप मच गया है। राज्य में घुसपैठियों के बीच डर का माहौल है, वहीं सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। SIR शुरू होने के 7 दिनों के भीतर ही प्रदेश के जिलों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के राज्य छोड़ने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रविवार को न्यू टाउन के इको पार्क के गेट नंबर 6 पर ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई। खुद तृणमूल के उत्तर 24 परगना जिला परिषद सदस्य मोहम्मद अफ्ताबुद्दीन बताते हैं कि SIR शुरू होने से पहले यहाँ कई बांग्लादेशी रहते थे। अब सभी झुग्गियों में ताला बंद है। क्षेत्र के स्थानीय TMC नेता के मुताबिक कुछ लोग बांग्लादेश चले गए हैं। ये सिर्फ एकमात्र न्यू टाउन की बात नहीं है। SIR शुरू होने के बाद से बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों से लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर के ताराली हकीमपुर सीमा क्षेत्र से 97 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी बांग्लादेशी सतखीरा, बागेरहाट, नराइल, जशोर के निवासी हैं। इस बीच भाजपा ने वैध भारतीय नागरिकों के ही नाम SIR में शामिल करने और घुसपैठियों के नाम हटाने की मांग की है। Our demand is legitimate Indian citizens' name should be included in the SIR. Those are not the Indian citizen, their names should be removed from the list, and special provision, because Bengal is a special state. During the partition it has been bifurcated into 2 parts, so special provision should be there for the refugees. बीते मंगलवार से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया के हिस्से के रूप में BLO यानी कि बूथ स्तरीय अधिकारी एनुमरेशन फॉर्म वितरित करने के लिए घर घर जाना शुरू कर चुके हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मतदाताओं की संख्या के अनुपात में एनुमरेशन फॉर्म वितरण में बंगाल के आंकड़े सकारात्मक हैं।
बंगाल में 7,66,37,529 मतदाताओं तक बीएलओ को एनुमरेशन फॉर्म पहुंचाना है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक रविवार तक 5.15 करोड़ मतदाताओं तक एनुमरेशन फॉर्म पहुंचाए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल में एनुमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र वितरण के आंकड़े बताते हैं कि बंगाल की जनता एसआईआर के पक्ष में है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में बम और हथियार बरामद किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान जिले के बेलडांगा से बड़ी संख्या में बम और हथियार बरामद किए गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उल्लेखनीय है कि एनआईए पहले से ही बेलडांग में हुए एक भीषण विस्फोट की जांच कर रही है। पिछले 4 दिनों में इस जिले से अब तक 700 से अधिक बम बरामद किए जा चुके हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसन्नजीत बख्शी और सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और मलेशिया ने द्विपक्षीय सहयोग को नई गति देते हुए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत आईआईटी मद्रास ग्लोबल और एएसईएम ने सेमीकंडक्टर कौशल कार्यक्रम और सिलंगोर विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक आदान प्रदान की पहल की है। वहीं एनएसआईसी इंडिया और एसएमई कॉप मलेशिया ने उद्यमिता विकास और व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा सीसीआरएच इंडिया और साइबरजया विश्वविद्यालय के बीच होम्योपैथी शिक्षा में सहयोग पर भी समझौता हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच इन समझौतों से शिक्षा, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने थिम्पू में भूटान के गृह मंत्री शेरिंग से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने वृद्ध और दिव्यांगजन समाज के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि भारत और भूटान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के प्रति करुणा और देखभाल के समान सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करते हैं। इस वार्ता के माध्यम से दोनों देशों के बीच समाज सशक्तिकरण और कल्याणकारी पहलों पर सार्थक चर्चा और अनुभव साझा करने का मौका मिला है। आपको लिए चलते हैं पर्यटन नगरी मनाली, जहां एक बार फिर सैलानियों से गुलजार है ये मनाली। सैलानियों की बढ़ती तादाद से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उनका कहना है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी होने के बाद से सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर के सीजन में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद की जा रही है। तो पर्यटन कारोबारियों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मनाली इस वक्त रोशन है, गुलजार है पर्यटकों से, और बर्फबारी के बाद यहाँ पर सैलानी पहुँच रहे हैं प्रकृति का आनंद लेने के लिए। और जो पर्यटनों की बढ़ती हुई संख्या है उसको लेकर के कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उनका कहना है कि आगामी समय में जो न्यू ईयर और 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन होगा, इस मौके पर पर्यटनों की संख्या और भी बढ़ेगी और इससे उनके कारोबार में और भी चार चांद लगने की उम्मीद है। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं मनाली। बहुत अच्छा हम ऑक्यूपेंसी अब एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और होटल्स भी बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। फ्रेश स्नोफॉल्स जो अभी लास्ट 2-3 वीक्स में 2 बार हो चुकी है ऑन हायर पीक्स इन सिसु, तो उससे भी एजेंट्स जो है, गेस्ट्स जो है अक्रॉस द कंट्री, वो भी मनाली की तरफ उनका रुझान हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर हम लोकली होटल्स की बात करें तो बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। इस बार जो है स्नोफॉल हमारा बहुत जल्दी हुआ है, उसका हमें प्लस पॉइंट है और उसकी वजह से हमारा टूरिज्म भी धीरे धीरे हर वीकेंड में ग्रो हो रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जाएगा टूरिज्म के लिए। और खासकर न्यू ईयर तो मुझे लगता है कि मनाली का बहुत ही अच्छा जाएगा और 101% जो है सोल्ड आउट जाएगा। गुजरात के सूरत में रविवार को क्रिकेट के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचा गया। मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
25 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज आकाश ने अपनी तूफानी पारी से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड के वेन व्हाइट का 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। वेन व्हाइट ने साल 2012 में लिसेस्टरशायर के लिए यह रिकॉर्ड बनाया था। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कोऑप कुंभ 2025 में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। देश भर की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो संगठन है उसके भी वो धुरी रहे हैं। डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी, सहकारिता सचिव, भारत सरकार, श्री ज्योतिन्द्र मेहता जी, बहुत पुराने नैपकप के न केवल नेता है, नैपकप को चलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही है, जिनके निमंत्रण पर आज मैं यहाँ आया हूँ। लक्ष्मीदास जी, नैपकप के अभी के अध्यक्ष, और इनके ऐसे स्वास्थ्य के बावजूद उनकी गतिविधि और उनकी एक्टिविटी और जोश देखकर लगता है ऐसा हौसला भगवान सभी को दे। श्री मिलिंद काले जी, उपाध्यक्ष नैपकप, और आज इस सहकारिता कुंभ 2025 में आए हुए देश और दुनिया के सभी सहकारी नेताओं को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज अर्बन सहकारी बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटी के ये सहकारिता कुंभ का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में नैपकप ने किया है। मुझे बहुत आनंद है कि विगत 3-4 सालों में एक नए उत्साह के साथ इस देश का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का सेक्टर और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सेक्टर नए उत्साह के साथ, नए जोम के साथ आगे बढ़ने का सोच भी रहा है, उस पर कदम भी उठा रहा है और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को अचीव भी कर रहा है। ये कोऑप कुंभ 25, जहां पर पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तीनों के विषय पर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई कई संभावनाओं का दोहन करने के लिए 2 दिन तक विचार होने वाला है। और मैं आशा करता हूं कि ये 2 दिन का सहकारिता कुंभ निश्चित रूप से कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स के साथ आएगा, जो हमारे सेक्टर को आगे ले जाने के लिए और मजबूती से गति बढ़ाएगा। मित्रों, सबसे पहले मैं हमारे देश की 2 जानी मानी कोऑपरेटिव्स अमूल और इफको दोनों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफको को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। मैं तो गुजरात से आता हूं। बचपन में छोटा सा बच्चा था, तब से डेयरी सेक्टर ने गांव के किसानों को और गरीबों में क्या जादुई परिवर्तन उनके जीवन स्तर में उठाने को के लिए किया है, उसको देखा हूं। परंतु आज श्वेत क्रांति की वाहक अमूल बनी है और 36 लाख किसान सदस्य, 18,000 ग्रामीण समितियां
और 18 जिला संघों के माध्यम से देश भर में 3 करोड़ लाख लीटर दूध रोजाना कलेक्ट करने का काम अमूल करती है। और 24-25 में अमूल का टर्नओवर 90,000 करोड़ को पार कर गया है। मित्रों, ये बताता है कि 36 लाख किसानें, जिसमें 65% से ज्यादा महिलाएं हैं और ज्यादातर ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, वो इकट्ठा होकर 100 रुपये की पूंजी लगाकर 90,000 करोड़ के टर्नओवर का एक इतना बड़ा कोऑपरेटिव सफलतापूर्वक इतने सालों से चला रहे हैं। ये बताता है कि हमारे देश में कोऑपरेटिव की संभावना कितने विशाल स्तर पर है। उसी तरह से इफको भी विश्व की 2 नंबर की सहकारी संस्था बनी है, 41,000 करोड़ का टर्नओवर। और चूंकि मुनाफा करना उद्देश्य नहीं है, इसलिए 3,000 करोड़ का मुनाफा ये इफको ने दर्ज किया है। इफको कोऑपरेटिव सोसाइटी की सोसाइटी, देश भर में 35,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें ज्यादातर पैक्स और मार्केटिंग से जुड़ी हुई सोसाइटियां हैं, उनके सदस्य हैं। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा किसान इस सोसाइटियों के माध्यम से सदस्य बने हैं। और आज इफको 93 लाख मैट्रिक टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन कर हमारे देश की ग्रीन रेवोल्यूशन का स्तंभ बना है। और नए इनोवेशन के लिए भी इफको ने ढेर सारे काम किए हैं। मैं इफको की R&D के यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से देखा भी हूं और उसको पहचाना भी हूं, मगर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इसका उदाहरण है। आज इफको के नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ब्राजील, अमेरिका, ओमान, जॉर्डन और दुनिया के 65 देशों में इफको के नैनो यूरिया और डीएपी जाते हैं। पहली बार मुझे एक सहकारी संस्था ने विचित्र टाइप का पत्र लिखा और मुझे आश्चर्य भी हुआ कि ऐसा पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। जब इफको को नैनो यूरिया का उत्पादन का लाइसेंस दिया गया, तब कहा गया था कि आप आपके उत्पादन के 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करोगे। मुझे आश्चर्य हुआ, कोई एक्सपोर्ट करने पर बैन कैसे हो सकता है। फिर मैंने फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से बात करी तो उन्होंने कहा साहब हमारे देश में ज्यादा जरूरत है। तो मैंने कहा बैन रहने दीजिए, 2 साल पहले की बात है। इफको को उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा और आज हमारा पूरा सैचुरेशन कर इफको अनलिमिटेड एक्सपोर्ट करने के लिए इफको को लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। तो ये जो क्षमता है, क्षमता की वृद्धि की, इनोवेशन की, R&D कर प्रोडक्ट को और अच्छी बनाने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की, ये इफको ने सिद्धहस्त की है। और इफको इस देश की प्रमुख कोऑपरेटिव है, वो हम सब के लिए एक गर्व का विषय है। भारत सरकार की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी ओर से और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ओर से ये दोनों कोऑपरेटिव्स को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में 1500 से अधिक सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि और 50,000 से ज्यादा क्रेडिट सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं। एक कॉप कुंभ एक प्रकार से डिजिटल सहकारिता संसद जैसा इसका स्वरूप आज हो गया है। ढेर सारे लोग ऑनलाइन भी, आभासी तरीके से भी यहां पर जुड़े हुए हैं। मित्रों, इसके अंत में दिल्ली घोषणा जो होगी
मैं मानता हूं कि इसमें एक्शनेबल पॉइंट इतने होंगे जो हमारे हरेक प्रॉब्लम को एड्रेस भी करेंगे और इसके निराकरण का कॉन्क्रीट टाइम बाउंड रोड मैप भी इंगित करेंगे और इससे हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो विस्तार का स्वप्न है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। आज यहाँ पर सहकार डीजी पे और सहकार डीजी लोन ये दोनों को अम्ब्रेला संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। मित्रों, सहकार डीजी पे एक प्रकार से बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब पेमेंट के जरिए बदल चुके हैं। भारत में इतनी तेजी से डिजिटल पेमेंट का युग आया है, अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इसके साथ मैच नहीं करते हैं तो हम रेस के बाहर हो सकते हैं। ये ऐप के माध्यम से छोटी सी छोटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी और कई सारी ऐप्स के साथ भविष्य में जुड़ने का भी एक जरिया बन जाएगी। मेरा आग्रह है अम्ब्रेला संगठन के सभी कर्ता धर्ताओं के से ऐप बनाकर आप चैन की सांस मत लीजिए। ऐप की स्वीकृति 2 साल में 1500 की 1500 बैंक में आ जाए, सबका जुड़ाव हो जाए, इसके लिए टीम बनाकर, मार्केटिंग शब्द तो ठीक नहीं है मगर जिस तरह से प्रोफेशनल कंपनियां मार्केटिंग करती है, हमारे अम्ब्रेला संगठन ने एग्रेसिव एक मोड में प्रचार कर कर जोड़ने का अभियान लेना पड़ेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 2021-22 में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारत सरकार में कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाएगा। उसके बाद में कोऑपरेटिव से जुड़े हर क्षेत्र के अंदर आमूलचूर परिवर्तन करने के लिए हमने नीति विषयक निर्णय भी लिए हैं और इसके साथ साथ उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इनकी तकलीफों के निवारण के लिए और कोऑपरेटिव की रीच बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए हैं। एक प्रकार से भारत में कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट है, मगर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नीति विषय गाइडेंस नहीं देती है, सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार से चलती कोऑपरेटिव हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। आज मुझे आनंद है कि मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने पैक्स के मॉडल बायलॉज बनाए। अब पैक्स के मॉडल बायलॉज भारत सरकार नहीं बना सकती, मगर हमने एडवाइजरी के रूप में मॉडल बायलॉज बनाकर देश भर की सभी सरकारों को भेजा। मुझे बहुत आनंद है कि इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल सभी सरकारों ने इसको एडॉप्ट किया है और आज देश की सभी पैक्स मॉडल बायलॉज के आधार पर चली। इससे हमारे पैक्स का पूरा तंत्र न केवल कंप्यूटराइज हुआ और ढेर सारे काम को हम पैक्स के साथ जोड़ पाए हैं और मुझे विश्वास है इससे डिफंग होने वाले पैक्स की संख्या में बहुत कमी आएगी और कदाचित कोई होता है तो उसके पुनर्जीवन का रास्ता भी ये नए बायलॉज के अंदर है। इससे हम जल्दी पुनर्जीवित भी कर पाएंगे। मित्रों, इसी तरह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी मैं बात करूंगा। पहले हमने 4 लक्ष्य कोऑपरेटिव मंत्रालय के तय किए हैं। एक, जनरेशन सहकार का विकास, मतलब हमारी युवा पीढ़ी को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ना। इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। इसमें इंजीनियर भी होंगे, डेयरी के साथ जुड़े हुए सभी लोग होंगे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सभी प्रकार के MBA तक का कोर्स कर युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी। परंतु इसकी पढ़ाई लिखाई में हमने कोऑपरेटिव के तत्व को भी डाला है। वो डेयरी इंजीनियरिंग जरूर किया होगा मगर उसको कोऑपरेटिव का
कल्चर मालूम होगा, कोऑपरेटिव संस्कृति का जानकार होगा। तो एक जनरेशन पूरी अमृत पीढ़ी की जो 2047 तक हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र को आगे ले जाएगी, उसको तैयार करने का हमने लक्ष्य रखा है। हमने हर प्रकार की चैलेंजेस को ढंग से सामना कर पाए ऐसी कोऑपरेटिव्स को तैयार करने का भी लक्ष्य रखा है, जिसमें सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और एआई आधारित मूल्यांकन, ये सभी का समावेश करते हुए हम एनालिसिस कर हम कहां पर वीक है, हमारी क्षतियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अभ्यास कर हम आगे बढ़ेंगे। एक लक्ष्य अभी ज्योतिन मामा ने बताया कि हर टाउन में एक यूबीसी का संकल्प। मित्रों, ये जो लक्ष्य है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, वो बहुत कठिन लक्ष्य है, मुझे मालूम है। और मुझे मेरे मंत्रालय के अधिकारियों ने बहुत आगाह भी किया है कि इसकी घोषणा आप मत करिएगा, मगर मैं मानता हूं कि हम सब ने मिलकर एक काम करना चाहिए कि 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले हर टाउन के अंदर 5 साल में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाने का लक्ष्य हमने रखना चाहिए। और एक प्रकार से अमरेला संगठन का और नेपकप का एक काम है। धीरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजिस्ट्रेशन के लिए, चलने के लिए जितनी भी सारी अड़चनें थी, रिजर्व बैंक के सहयोग से हम इसको एक पार कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 1-1.5 साल में बचा खुचा जो कुछ भी है वो हम जरूर पार कर लेंगे। परंतु इसके लिए एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर हमें एक मूड बनाना पड़ेगा। नेपकप ने भी एक संगठन ये नाते अपने आप को चलाते रहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेपकप और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल तय करने पड़ेंगे, लक्ष्य तय करने पड़ेंगे कि हाँ भाई, 1 साल में हम 200 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाएंगे नहीं, और 400 ब्रांचों का नया विस्तार करेंगे। फिर दूसरे साल क्या, तीसरे साल, 5 साल का एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ये हो सके ऐसा काम है, हमने झील के साथ लगना पड़ेगा। अब तय तो आपको करना है। जहां तक मेरा और मेरे मंत्रालय का सवाल है, मैंने कह दिया हमें तो अब लगे बगैर चारा ही नहीं है, हम तो लगेंगे। परंतु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के फेडरेशन और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें बड़ी भूमिका निभानी है। इसके साथ साथ हमने मल्टी सेक्टर अप्रोच के साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपना कोर काम इस देश के युवा उद्यमी, जो आकांक्षी युवा है, इस देश के स्वसहाय यूथ और नीचे के तबके के लोगों के एम्पावरमेंट के लिए भी करना पड़ेगा। इसमें आरबीआई से कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। नेपकप और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक मॉरल गाइडलाइन इश्यू कर सकती है, जिसके आधार पर हर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने अपने फाइनेंस को रीडिजाइन करना चाहिए, फाइनेंस की पैटर्न को रीडिजाइन करना चाहिए। और हमारा लक्ष्य क्या है? अंततोगत्वा हमारा लक्ष्य कोऑपरेटिव को मजबूत करने के साथ साथ जो दबे कुचला तबका है उसको मजबूत करना, इसका हाथ पकड़ना, इसको उठाना है। और मैं मानता हूं टाउन की अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अलावे एक काम कोई नहीं कर सकता। ये काम केवल और केवल टाउन की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही कर सकते। मैं मानसा नाम के गांव से आता हूं। हमारे गांव की मानसा नागरिक कोऑपरेटिव बैंक था, है, अभी भी है। इसके चेयरमैन साहब ने एक बात, मैं किसी के साथ बैंक में गया था, बहुत छोटा था, तो उन्होंने किसी को लोन दिया, छोटा सा लोन था। उस जमाने में 15,000 रुपए का लोन भी मायने रखता था।
मैं 70-80 के दशक की की बात करता हूं। तो वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने पूछा कोई गारंटी नहीं लिया और आपने 15,000 रुपया दे दिया। उन्होंने कहा कि हम आंख देखकर फाइनेंस करते हैं क्योंकि हम कोऑपरेटिव बैंक हैं। एक छोटे व्यक्ति का एम्पावरमेंट ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से करना चाहिए। ये भी हमारा लक्ष्य होना। छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग, स्थानीय उद्यमी और स्वरोजगार करने वाले युवा और आकांक्षी युवा, इसको हम सपोर्ट करें और पूरी सोसाइटी को उठाने के लिए हमारा योगदान हम दे। ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, मामा ने बताया, फिर भी मैं बताता हूं। सारी सलाह देने की जगह बधाई देने का भी कुछ काम करना चाहता हूं मैं, क्योंकि हमने ये 2 साल में एनपीए की मात्रा 0.06 बच गई है, जो 2.8 थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मित्रों। और मैं मानता हूं कि हमने ऑपरेशंस की क्वालिटी में भी सुधार करना पड़ेगा और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में भी काफी सुधार आया है, मगर उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हमने आधुनिक आईटी प्रशिक्षण से लैस कर्मचारियों को भी बैंक का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे, ये सारी आधुनिक बैंकिंग की सेवाओं से हम हमारे कस्टमर्स को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। भाइयों बहनों, बहुत काम 2-3 साल में हुआ है और मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत सारी चीजों को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की उन्होंने बहुत अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कई चीजों में एक्सपेरिमेंटल तौर पर और कई चीजों में स्थायी समाधान दिए हैं। हमारा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो, आरबीआई की पूर्व अनुमति के बगैर निश्चित मात्रा में ब्रांच खोलने की परमिशन हो, लगभग डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा हो, वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा हो, पीएसएल के लक्ष्य को 26 तक एक्सटेंड करना हो और आरबीआई में संवाद की एक एस्टैब्लिश प्रक्रिया स्थापित करनी हो और कॉमर्शियल रियल एस्टेट और हाउसिंग क्षेत्र को फाइनेंस करने की शुरुआत करनी हो, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को शुरू करनी हो या गोल्ड लोन की सीमा को बढ़ाना हो, हर चीज को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिया है। कुछ चीजें अभी भी आरबीआई के साथ हमारी चर्चा में है। मैं मानता हूं कि 1-1.5 साल में हमारे जितने भी अड़चने हैं, हर्डल्स हैं, इससे हम निजात पा लेंगे। परंतु एक मूड के साथ ये सहकारिता कुंभ में से जाना है कि हमने हर टाउन में एक अर्बन कोऑपरेटिव बढ़ानी है। और ये तभी हो सकता है क्योंकि मैं जानता हूं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में से आधी संख्या तो एक टाउन की है, उसका दूसरे टाउन में कोई दखल नहीं है। परंतु कोऑपरेटिव के मेंबर के नाते, कोऑपरेटिव के कार्यकर्ता के नाते, एक सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ता के नाते दूसरे टाउन में जाकर एक अच्छी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बैंक में परिवर्तित करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं ये अभियान हमारे स्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रेंथ देगा। जितनी बैंक्स बढ़ेगी, अम्ब्रेला संगठन उतना मजबूत होगा। जितना अम्ब्रेला संगठन मजबूत होगा, बंद होने वाली बैंकों की संख्या इतनी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाना है और मेरा लक्ष्मीदास जी से आग्रह है कि आपके साथियों के साथ चर्चा कर एक वर्ष तय करिए जो हमारे एक्सपांशन का वर्ष होगा। पहले 2 साल एक्सपांशन के वर्ष की तैयारियों में लगाना चाहिए और जो आप लोग निर्णय करो, मगर तीसरा साल एक्सपांशन के वर्ष के रूप में
पूरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सेक्टर और अपनी क्रेडिट सोसाइटियों ने मनाना चाहिए। वो एक वर्ष चिन्हित कर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के एक्सपेंशन के रूप में हमने चलाना चाहिए। भारत सरकार और देश भर की राज्य सरकारें आप सबके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि भारत जैसे विशाल देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जीडीपी के आंकड़े ये हमारी प्रगति के द्योतक नहीं हो सकते। जीडीपी तो बढ़नी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जीडीपी के साथ साथ हमारे हर व्यक्ति को कुछ न कुछ काम मिले, हर व्यक्ति का जीवन स्तर उठे, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे जीवन का स्वप्न पूरा हो, वो कोऑपरेटिव के बगैर हो नहीं सकता। इसलिए कोऑपरेटिव की कंसेप्ट को और महत्व को दोनों को भारत सरकार पूरी तरह से समझती है, सभी राज्य सरकारें भी इसको बखूबी समझती है। जरूरत है एक नए विश्वास के साथ मेहनत कर पारदर्शी तरीके से और रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से काम करने की। मुझे विश्वास है लक्ष्मीदास जी के नेतृत्व में, ज्योतिन मामा के नेतृत्व में इस सेक्टर में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आने वाले दिनों में आम आदमी को अपने स्वप्न पूर्ण करने का जो जरिया है वो अपनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बनेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस 2 दिन के सम्मेलन के। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह शाह जो है दिल्ली में कोऑप कुंभ 2025 के मौके पर संबोधित करते हुए इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कैसे ये एक मोटा मोटी खाका जो है वो प्रस्तुत किया कि कैसे युवाओं के हक में ये सहायक होगा और साथ साथ महिलाओं के लिए किस प्रकार से लाभकारी होगा। साथ साथ उन्होंने ये बताया कि पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार तकनीक नवाचार किस तरह से इससे बढ़ाए जा सकते हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से कोऑपरेटिव जो संस्थाएं हैं वो आम लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक हो सकती हैं, इसके महत्व पर उन्होंने जोर दिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रखेंगे। आप देखते रहिए DT न्यूज़।